हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, जो कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का एक पार्ट है, एक यूनिट है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखें, इनकम मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है ना, मतलब जो भी गुड्स या सर्विस हमने बनाई है और उससे जो हमने पैसे कमाए हैं। तो सबसे पहले देखो किसी भी कंट्री में समझना है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। देखो, हम फर्म में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो हमने सर्विस दी, सर्विस के बदले हमें क्या मिला? पैसा मिला। और वो पैसा फिर हम क्या करते हैं? उससे कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। मतलब हमारी इनकम किसी का खर्चा, हमारा खर्चा किसी की इनकम, और इस तरह से क्या होता है? एक साइकिल बन जाती है जिससे पैसा रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, एक साइकिल बन जाती है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। चलो अब बात करते हैं क्या है सर्कुलर फ्लो। तो 3 फेजेस में होता है बेसिकली सर्कुलर फ्लो। पहला होता है जनरेशन ऑफ इनकम। अब जनरेशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है? जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब है प्रोडक्शन फेज। इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। अब दूसरा जो फेज है आपका, वो है आपका इनकम फेज। इनकम फेज का क्या मतलब है? इनकम फेज का ये मतलब है, यहां पर जैसे मान लो मैं आपको बता दूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किन फैक्टर से प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 4 फैक्टर होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्राइज होता है ना। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, अब इस फेज में ये फैक्टर क्या करते हैं? पहले फेज में फैक्टर सर्विसेज देते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। तो दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज में फर्म क्या करती है? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन फैक्टर्स को क्या करती है? पेमेंट करती है। इनकम फेज मतलब यहां पर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा फेज क्या है? एक्सपेंडिचर। जैसे अब मान लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लोगों के पास में जब पैसे आते हैं तो उस पैसे को क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर फेज, यानी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। यहाँ पर इनकम को खर्च कर दिया जाता है। किस पर खर्च किया जाता है? फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, काम करने वाले बंदे को अगर पैसा मिला तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा, और ज़रूरत की चीज़ें जब खरीदेगा तो फिर पैसा कहाँ चला जाएगा? फिर से फर्म के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। पहले प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को, गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है, फिर उन फैक्टर्स को पेमेंट किया जाता है, और फिर तीसरे स्टेज में क्या होता है? वो फैक्टर्स क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए वो पैसा खर्च कर देते हैं, और जब वो खर्च करते हैं तो पैसा फिर से कहाँ पहुँच जाता है? फर्म के पास पहुँच जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको भी बना लेंगे। अब आगे चलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा इसको थियोरेटिकल पार्ट में कैसे पढ़ेंगे। तो 3 फेजेस में होता है ना। 3 फेजेस में पहला है जनरेशन फेज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड है डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर अपनी सर्विसेज देते हैं जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद दूसरे फेज में क्या होता है? देखो, ये क्या है? जनरेशन, यानी यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? फैक्टर इनकम। यहां पर क्या करते हैं? इनकम को बांटा जाता है। इनकम को बांटा जाता है कैसे? किस रूप में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है,
इस रूप में बांट दिया जाता है। फर्म क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बांट देती है। और तीसरे फेज में क्या होता है, तीसरे फेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी ज़रूरतों की गुड्स एंड सर्विस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे वो पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये 3 फेज में है, जो हमने चार्ट बनाया था उसका ये थ्योरी है, तो आप इसको क्या करें, नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो होते कितने टाइप के हैं। सर्कुलर फ्लो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक प्रवाह, और मनी फ्लो को क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है। अब देखो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में पैसा नहीं आता, रियल फ्लो में पैसा नहीं आता। देखो होता क्या है, फर्म है, हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड यानी यहां पर समझिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, आपको पता ही है। हाउस होल्ड यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को। मतलब पहले केस में क्या होगा, आप किसको सर्विस देंगे, फर्म को, फैक्ट्री को सर्विस देंगे, और बदले में वो फर्म और या फिर फर्म क्या करेगी, आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी, पैसे नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी सर्विस के बदले आपको या तो गुड्स मिल जाएगा या फिर कोई सर्विस मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर आपको सैलरी नहीं दी जाती, वहां पर बदले में उसी वैल्यू का आपको गुड्स दे दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में डेफिनेशन पढ़ते हैं, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। पहले क्या होगा, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। पहले क्या होंगे, फैक्टर सर्विस मिलेगी फर्म को, और फिर क्या करेगा फर्म, करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। मतलब उसी वैल्यू का, जितने की आपने सर्विस दी, उसी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस क्या करेगा, फर्म हाउस होल्ड को दे देगा। देखें इधर से एरो है, मतलब हाउस होल्ड किसको सर्विस दे रहे हैं, फर्म को, और फर्म किसको गुड्स दे रहा है, हाउस होल्ड को। यहां पर पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा, यहां पर पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और रियल फ्लो डोंट हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यहां पर पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक्सचेंज के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, क्यों, गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, ऐसे करके भी पेमेंट किया जा सकता है। बेसिकली ये बार्टर एक्सचेंज की बात हो जाती है, बार्टर एक्सचेंज में ऐसे ही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। अब बात करते हैं मनी फ्लो। देखो मनी फ्लो क्या है, देखो मनी फ्लो में पैसा आएगा, नाम ही है क्या, मनी फ्लो। हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्टर सर्विस देंगे फर्म को, हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्टर सर्विस देंगे फर्म को, सेवा देंगे, और फिर फर्म क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसका, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये पेमेंट आएगा। और फिर उसी पैसे से ये लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस पे को कंज्यूम करने के लिए खर्च कर देंगे। तो उसी पैसे से यहां पर ये क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेंगे। तो बात समझ में आई, फैक्टर किसको सर्विस देंगे, फर्म को देंगे, फर्म क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा पैसे के रूप में, और फिर ये पैसे से क्या करेंगे, उसी फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब फर्म्स की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेंगे। तो यहां पर मनी फ्लो इक्वल टू नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, यहां पर पैसा आता है, यहां पर पैसे का लेन देन किया जाता है। तो आई होप रियल फ्लो और मनी फ्लो में आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट की। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल फ्लो होते हैं और कुछ होते हैं स्टॉक। अब स्टॉक और फ्लो होता क्या है, समझिएगा जरा। स्टॉक, किसी भी चीज को अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी एक विशेष समय बिंदु पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, तो वो क्या है आपका स्टॉक कंसेप्ट। और फ्लो कंसेप्ट क्या है, फ्लो कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जिसको हम मेजर करते हैं, जिस चीज को हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक पॉइंट ऑफ टाइम था और दूसरा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, देखो सुनो, मान लो कि इंडिया में
10 साल में पॉपुलेशन बढ़ा 20 करोड़, कितना बढ़ा 20 करोड़, 125 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया 145 करोड़, ठीक है। तो ये 10 साल में बढ़ा 10 ईयर्स। तो बताओ ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ये पीरियड ऑफ टाइम है, 10 साल की अवधि के दौरान ये बढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं मुझे 1 जनवरी 2020 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बताएंगे 145 करोड़। 145 करोड़ ये कब है? 1 जनवरी को। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है? एक निश्चित समय पर, और एक ये क्या है? एक समय अवधि पर। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल समझते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक था गुड्स का, वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। 31 मार्च की बात कर रहे हैं, उससे पहले उसके बाद की नहीं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 जनवरी 2020, जैसे हम समझ चुके, भारत में 1 जनवरी 2020 को कितनी जनसंख्या। नेशनल वेल्थ, हमारे पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, और नेशनल कैपिटल, हमारे कंट्री में कुल कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पता कर जाएंगी? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये क्या है? सब के सब स्टॉक हैं। दूसरा, अगर हम बात करें फ्लो, टोटल सेल्स मेड इन ईयर 2018, तो ये पूरे 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक की बात होगी। बात समझ में आई? तो ये क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। नेशनल इनकम इन ईयर 2020, तो इसमें 1 साल की इनकम। नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर 2018, ये भी क्या है आपका? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक वर्ष में कितने जन्म हुए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब पूरे महीने में कितना हुआ। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, एक ईयर का भी हो सकता है, और इससे बड़ा भी पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर एक टाइम होगा, एक बिंदु होगा, उसके अलावा आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टॉक कंसेप्ट है तो ये स्टैटिक है, स्थिर है। मतलब अगर 31 मार्च 2020 को स्टॉक था 10 लाख रुपए का, तो ये फिक्स है, और इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। इसके लिए आपको ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक कंसेप्ट मतलब जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अमाउंट में चेंज आता जाएगा। जैसे मान लो कि 1 महीने में टोटल बर्थ हुए आपका 1 लाख इंडिया में, तो 4 महीने में हो सकता है आपका 5 लाख हो जाए, फिर 12 महीने में अगर हम करते हैं तो हो सकता है 20 लाख। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ड्यूरेशन में चेंज करते जाएंगे, पीरियड में चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अमाउंट में, रिजल्ट में भी चेंज होता जाएगा। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। मतलब टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसको मेजर किया जा सकता है, इसके प्रभाव को पता लगाया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये था आपका स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी, दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में मतलब 2 ही सेक्टर होंगे, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर होगा और फर्म सेक्टर होगा। इसके अलावा कोई भी सेक्टर नहीं होगा। फर्म्स का सेक्टर होगा, मतलब ना तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, ना ही फॉरेन सेक्टर। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स का सेक्टर होगा। अब आपको मैं बताऊं हाउस होल्ड क्या करते हैं। हाउस होल्ड 2 तरह से देखे जाते हैं। एक ये होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के जो भी साधन है उसके ये मालिक होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, ये इसके मालिक हो गए। और साथ ही साथ ये कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं। ये सर्विस देते हैं, 2 काम करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, ओनर्स होते हैं जो सर्विस देते हैं, किसको, फर्म को, और दूसरा उसी फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को ये कंज्यूम भी करते हैं। और फिर फर्म्स क्या करते हैं, फर्म क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये दो काम हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये क्या करता है, मेरे साथ आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, ये फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। ये पहला काम हो गया, हाउस होल्ड इज गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। ठीक है, अब फैक्टर सर्विस दिया, मतलब फैक्टर सर्विस का मतलब क्या है, लैंड देगा, लेबर, कैपिटल और एंटर प्राइस। ठीक है, इतना हमने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया। अब फर्म इसके बदले क्या करेगा, फर्म इसके बदले क्या करेगा, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट। फर्म विल मेड फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा कैसे, जैसे अगर मान लीजिए लैंड दिया तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेबर दिया तो क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, कैपिटल दिया तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर एंटरप्राइज को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। ठीक है, अब दो स्टेप हो गए, पहले ने हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी फर्म को, और फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया हाउस होल्ड को। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, उसी पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उसी पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो ये क्या तीसरा काम क्या हो गया, क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उसी पैसे से हाउस होल्ड क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे फर्म की। ठीक है ना, फर्म के लिए पैसा देंगे, और तो फर्म क्या करेगा, फर्म भी क्या करेगा, फर्म चौथे स्टेप में क्या करेगा, हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों देगा, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देंगे, फिर फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा, उसके बाद ये लोग अपना पैसा खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विस के लिए, तो बदले में फर्म क्या करेगा, उन्हें गुड्स एंड सर्विस दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज लिखा हुआ है जो नीचे नोट करने वाली बात है कि इट इज टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पर ना तो फॉरेन सेक्टर होता है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जहां पर ना तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा और ना ही फॉरेन सेक्टर होगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी दो तरह के होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी होता है और दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो, ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि खुली हुई इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी का पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है, मतलब इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि द इकोनॉमी विच इज नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ना तो हम इंपोर्ट करते ना एक्सपोर्ट करते, मतलब बाहरी दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब देखो, कुछ अजम्पशन थे जो हमें पढ़ने हैं। मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी में ओनली टू सेक्टर है, हम जान चुके हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। दूसरा, नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ये बात भी हम जानते हैं। तीसरा, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ध्यान, तीसरा पॉइंट क्या है कि देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी में किसी भी तरीके से कोई भी सेविंग नहीं की जाएगी। मान लो कि हाउस होल्ड मान लो एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो 20,000 रुपए कमाता है, तो इसमें ये एज्यूम किया जाएगा कि वो सारा पैसा खर्च कर देगा किस पर, कंजम्पशन पर वो सारा पैसा खर्च कर देगा, वो एक भी रुपए बचाने वाला नहीं। ऐसा इकोनॉमी में सारे लोग करेंगे। दूसरा, फर्म्स है। अब फर्म कैसे पैसे बचा सकती है, फर्म भी अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा बचा सकती है फ्यूचर के लिए। तो इसमें ये माना जाएगा कि फर्म भी कोई भी पैसे सेव नहीं करती है अपने प्रॉफिट के रूप में। मतलब
वो सारा पैसा जो भी फर्म के पास आता है वो फैक्टर पेमेंट में खर्च कर दिया जाता है। ध्यान देंगे, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, नीदर बाय द हाउस होल्ड्स नॉर बाय द फर्म्स। ना तो फर्म पैसा बचाएगी और ना ही हाउस होल्ड पैसा बचाएंगे। तो अगर हम कुछ कुल मिला के बात करें तो कंक्लूजन मतलब देखो, जितना पैसा हाउस होल्ड के पास आएगा वो सारा स्पेंड कर दिया जाएगा कंजम्पशन पे, और जितना भी फर्म के पास पैसा आएगा वो फर्म क्या कर देगी, फैक्टर पेमेंट में उसको खर्च कर देगी। ठीक है, अब कंक्लूजन कुछ निकालते हैं कि इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजम्पशन होगा, क्योंकि कोई सेविंग नहीं है। फैक्टर्स को जितना पेमेंट किया जाएगा उतनी ही फैक्टर्स की इनकम होगी। जैसे मैं 10,000 दे रहा हूं तो फैक्टर पेमेंट 10,000 हुआ, तो फैक्टर की इनकम भी कितनी होगी, 10,000। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना फैक्टर कमाएंगे वो सारा क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे एक्सपेंडिचर में, अपने कंजम्पशन में। और रियल फ्लो और मनी फ्लो, मतलब यहां पर कोई सेविंग नहीं है। तो रियल फ्लो में अगर बात करें, 10,000 का गुड्स था, सर्विस थी तो 10,000 का गुड्स हमने दिया। यहां पर भी ऐसे क्या है, 10,000 का गुड्स है तो 10,000 का कंजम्पशन भी कर लिया जाएगा। तो रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप नोट्स जरूर बनाएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फीडबैक भी देना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर सकते हैं। नया चैनल है इसलिए आई रिक्वायर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।